नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बात करेंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप का कहर कम नहीं हो रहा है। दोनों ही राज्यों में कफ सिरप पीने से 10 बच्चों की अब तक जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अब तक 9 बच्चों की मौत हो गई है। छिंदवाड़ा से आई इस खबर ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। वहीं डॉक्टर्स की रिपोर्ट में मौत की वजह किडनी फेल होना बताई जा रही है, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए दोनों कफ सिरप कोलरिफ और नेक्स्ट्रो डीएस की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। वहीं राजस्थान के भरतपुर में 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। भरतपुर के पीड़ित परिवार का आरोप है कि नकली कफ सिरप पीने से उसकी जान चली गई है। कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत के मामले बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश से राजस्थान तक हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली और केरल में कोलरिफ कफ सिरप के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि जांच में दवा में अत्यंत जहरीला पदार्थ पाया गया है, जिसकी वजह से बच्चों की मौतें हो रही हैं। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में खांसी का जानलेवा कफ सिरप बच्चों की मौतों का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए डॉक्टर ईश्वर गिलाडा जुड़ रहे हैं, विशेषज्ञ चिकित्सक हैं। अभिषेक सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ईश्वर गिलाडा जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तमाम जगहों पर मामले सामने आ रहे हैं कि एक कप सिरप जिसका सेवन कर रहे हैं लोग कि उनके बच्चे सुरक्षित होंगे, उनकी तबीयत सुधार हो जाएगी, लेकिन उसे पीने के बाद जो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है वो चिंताजनक होता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले आपसे सर समझना चाहेंगे कि क्या वजह इसकी निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले तो आपके दर्शकों का धन्यवाद, आपका धन्यवाद। एक बहुत अहम विषय पर आपने पहल डाली है। ये बात मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि 40 साल में हमने कुछ सीखा नहीं है। 40 साल पहले ऐसा ही हादसा जे अस्पताल मुंबई में हुआ था, जहां पे मैं अटैच था। उस समय ग्लिसरॉल जो आंखों के मरीजों को दिया गया था, आंखों का प्रेशर कम करने के लिए, जिसको कहते हैं बीमारी को ग्लाकोमा। और एक के बाद एक व्यक्ति बीमार होते गया, आंखों के डिपार्टमेंट पे एडमिट है, वहां से बीमार होकर वो कोमा में गया, वहां से न्यूरोलॉजी में गया, न्यूरो सर्जरी में गया, वहां पता चला कि उसकी किडनी फेल है, तो वहां से किडनी डिपार्टमेंट में गया, वहां पे उसको डायलिसिस शुरू हुई और ऐसे एक एक करके 14 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद में जस्टिस लेंटिन कमीशन बना, जो एक सिटिंग हाईकोर्ट, बॉम्बे के हाईकोर्ट के जज थे, उनके अंडर में। और 290 पेज की रिपोर्ट आई। उसमें इतना अच्छी अच्छी फाइंडिंग बताई उन्होंने कि सबसे पहले पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, हाई लेवल करप्शन, सिस्टमिक फेल्यूर, और उसके बाद बताया कि ग्लिसरॉल जो था उस समय, उसके अंदर 90% इम्प्योरिटी थी और वो था डाइथिलीन ग्लाइकॉल, जो जानलेवा है। और इसी बात से आगे बढ़ते हुए अभी जो फिलहाल कफ सिरप में चल रहा है वो भी डाइथिलीन ग्लाइकॉल है। अब बात यह है कि जो रिपोर्ट सीडीएससीओ का आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, उन्होंने पहले बताया कि उसमें कुछ था ही नहीं। दूसरे 2 जगह के लैब में दिखाया कि उसके अंदर डाइथिलीन ग्लाइकॉल है, इथिलीन ग्लाइकॉल है। अब ऐसे समय एक एसओपी होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये होना चाहिए कि आप जो भी सस्पेक्टेड सैंपल है उसका मल्टीपल सैंपल लीजिए और वो सैंपल अलग अलग जगह भेजिए। हर स्टेट में उनकी खुद की फॉरेंसिक लैब होती है, वहां भेजिए। एक इंडियन फार्माकोपिया लैब होती है, वो बहुत ही अद्यावत लैब है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर लेकिन ऑटोनोमस है, वहां भेजिए। जो सीडीएससी है उनको भेजिए, और इंडिपेंडेंट लैब जो प्राइवेट लैब है, पैसा थोड़ा खर्च कीजिए, वहां भेजिए, वहां के रिपोर्ट लीजिए। दूसरी बात, हर मौत को या हर इंसिडेंट्स को इमरजेंसी पुलिस रजिस्टर कीजिए, आईपीआर। और ये हर जगह हमारे अस्पतालों में ये सिस्टम होता है कि जो चीज अननेचुरल हो रही है उसको पुलिस रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, उसकी छानबीन होती है। हर डेथ के बाद में उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। मुझे खेद है कि आज तक एक भी पोस्टमार्टम कहीं मैं पढ़ा नहीं हूं कि ये इतने चारों 20-25 मौत के अंदर, 10 मौत के अंदर किसी का पोस्टमार्टम हुआ है। तो आप तह तक जा ही नहीं सकते।
अगर पोस्टमार्टम होता, उसका विसेरा यानी जो ऑर्गन है अंदर के जो इन्वॉल्व है, उसका केमिकल एनालिसिस होता, उसकी फॉरेंसिक जांच होती, ठीक है, रिपोर्ट 1-2 दिन में नहीं आएगा, 1 हफ्ते में आएगा, 10 दिन में आएगा, लेकिन हम हर चीज के तह तक पहुंचेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि लैंटिन कमीशन ने बताया कि आप मेडिसिन कैसे आउटसोर्स करें, उसके अंदर कंटेंट क्या है, सप्लायर कौन है, मिडलमैन कौन है, ये सब चीज डिस्क्राइब की हुई है। और यही चीज 40 साल के बाद भी चल रही है। तो इससे ज्यादा कोई शर्मनाक और दर्दनाक बात नहीं हो सकती है। ठीक है ईश्वर गिलाडा जी, आपका रुख करूंगी मैं। अभिषेक हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगी। अभिषेक, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, जिस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में मामले सामने आए, बच्चों की मौत का मामला सामने आया कि कोल्ड ड्रिप सिरप यूज करने के बाद से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में अब इस सिरप को लेकर रोक लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिया गया है इसकी बिक्री पर। और ये उत्तर प्रदेश में ये जो निर्णय लिया गया है सराहनीय है और होना भी चाहिए। लेकिन अब सवाल यही कि उत्तर प्रदेश में जो तमाम मेडिकल स्टोर पर ये सिरप मौजूद हैं, उनको लेकर क्या एडवाइजरी अभी जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए, ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से खासतौर पर इस तरह के आदेश आने के बाद, यानी ये आदेश कि पूरी तरह प्रतिबंधित होगा, सभी मेडिकल स्टोर्स को या बड़े मेडिकल के विक्रेताओं को या बड़े सप्लायर्स को सीधे तौर पर ये आदेश पहुंच गया है। और अब जितने भी मेडिकल सप्लायर्स जिन्होंने इसे आगे सप्लाई किया था या मेडिकल स्टोर्स तक ये पहुंचे थे, उन्हें ये वापस किया जाना होगा और फिर वापस किए जाने की स्थिति में ये वापस कंपनी को भेजा जाएगा और इसके इनवॉइसेस के साथ साथ ये वापस कंपनी स्टॉक भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ जो दुकानदार इसे यूज कर रहे हैं या बेच रहे हैं या इस तरह की स्थिति में अगर बेचे जाने या जिस स्थिति में पकड़े जाते हैं या पाए जाते हैं ऐसे, तो उनके खिलाफ दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो सीधे तौर पर अब जिन भी मेडिकल स्टोर्स तक ये पहुंचा है, वो अपने मेडिकल सप्लायर्स को ये वापस भेजेंगे और मेडिकल सप्लायर्स इसे वापस कंपनी भेजने का इंतजाम करेंगे। लेकिन अब दुकानों पर ये सिरप नहीं दिखना चाहिए, इस तरह के आदेश साफ तौर पर जारी किए गए हैं। किसी तरह की कोई सीमा अवधि नहीं है, सीधे तौर पर इससे बेचा जाना गैर कानूनी है और कानून के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। साथ ही साथ ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से जुर्माना और सजा का भी, लाइसेंस कैंसिलिंग तक की सजा है इसमें, लिहाजा अब इस पर पूरी तरह उत्तर प्रदेश में भी प्रतिबंध है। बिल्कुल, तो ये प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन सर, आपसे समझना चाहूंगी ईश्वर गिलाडा जी, जिस तरह से ये सिरप अब यूज करने पर बच्चों की मौत हो रही है और जो कई रिपोर्ट्स आई हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि बच्चों की जो मौत का कारण है वो किडनी फेल है। क्या ये दवा पीने की वजह से ऐसा भी संभव है कि किडनी फेल हो सकती है और इस तरह की चीजें होंगी और जिसकी वजह से बच्चों की मौत हो रही है? दवा को अच्छा बना के रखने के लिए विस्कोसिटी जिसको कहते हैं, उसमें ग्लिसरॉल डाला जाता है और ग्लिसरॉल के अंदर इंप्योरिटी होती है डाइथिलीन ग्लाइकॉल या इथिलीन ग्लाइकॉल। ये दोनों चीजें किडनी पे असर करती है और ये बहुत लंबे तक देने की जरूरत नहीं है, छोटी मात्रा में भी किडनी पे असर करती है। किडनी पे इसके क्रिस्टल बन के जाके किडनी पे अटक जाते हैं और किडनी फेल हो जाती है। किसी की किडनी फेल होती है, किसी की किडनी के साथ साथ लिवर फेल होता है, ब्रेन फेल होता है, लंग्स फेल होते हैं, पैंक्रियास फेल होता है। तो डाइथिलीन ग्लाइकॉल या इथिलीन ग्लाइकॉल ये दोनों किडनी पे असर करती है, लेकिन उनके काम करने का या बुरा काम करने का तरीका अलग अलग है और इसी ढंग से उनके सब बच्चों की किडनी फेल होकर मौत हो रही है। अगर वक्त पे हम लोगों ने स्टेप लिया होता तो एक स्टेट में हुआ तो दूसरे स्टेट में नहीं होता, तीसरे जगह नहीं होता। आज भी जो ऑर्डर निकला है, अलग अलग स्टेट अलग अलग ऑर्डर निकल रहा है। हमारा कंट्री एक है, हमारा देश एक है, पूरे भारत देश में ये ऑर्डर निकलना चाहिए कि ये कप सिरप यूज मत कीजिए। और इसके आगे हमको ये जाना चाहिए कि कई जगह बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के कप सिरप मिलता है। कई जगह प्रिस्क्रिप्शन ऐसे डॉक्टरों का है जो MBBS नहीं है, RMP है, आयुर्वेदिक है, सिद्धा है, यूनानी है, होम्योपैथी है, जिन्हें पता भी नहीं अंदर क्या होता है। और तीसरी चीज होती है कि जो सप्लाई होता है गवर्नमेंट अस्पताल में, क्योंकि बहुत सारे होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मरीजों में हुई है, तो वहां पे जो सप्लाई होता है तो रेट कॉन्ट्रैक्ट में मेडिसिन ली जाती है। जो मेडिसिन सबसे सस्ते दाम की वो ली जाती है, सबसे अच्छी क्वालिटी की नहीं देखी जाती है। तो हमें ये सिस्टमिक चेंज करने के लिए लैंटिन कमीशन को बाइबल समझकर यूज करना चाहिए, महाभारत या रामायण समझ के यूज करना चाहिए, ताकि हम आगे का रास्ता अच्छे से बना सकें।
सर, जब भी कोई दवा मार्केट में आती है उससे पहले कई सारे उसके टेस्ट होते हैं, कई सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, जिसके बाद उसे मार्केट में लाया जाता है। तो क्या जब वो लैब में उसे चेक किया गया, सारी चीजें हुई, उस प्रोसेस में ये चीजें समझ में नहीं आई कि इस कफ सिरप में दिक्कत है? देखिए, हमारे जो सिस्टम फेलियर कैसा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है CDSCO, उसके बाद हर स्टेट में होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आप सोचिए कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, फूड का और ड्रग का कोई संबंध नहीं है। और जहां पे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहीं भी है, उनके जो ऑफिसर्स है, लिमिटेड इक्का चुक्का ऑफिसर है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक आध दो ऑफिसर होते हैं, उनका सब ध्यान होता है फूड पे, ड्रग पे कम होता है। क्योंकि फूड पे जाके अभी समझो, अभी आज से लेके दिवाली तक दूध में कितना अडल्ट्रेशन है, खवा में कितना अडल्ट्रेशन है, मिठाई में क्या चल रहा है, इसमें फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट बिजी रहेगा, दवाई पे कम रहेगा। दूसरी बात, जो कोई जांच होती है, हर बैच की जांच होती है, वो जांच, उसका रिपोर्ट केमिकल एनालिसिस मिलना चाहिए। हर आज के हालात में जो भी कफ सिरप है जिसके कंटेंट ग्लिसरॉल है, उसको फिलहाल बैन कर देना चाहिए। क्योंकि हमें ये पता नहीं कि कौन से बैच का, कौन से कंपनी का सही है क्या गलत है। क्योंकि जो इंडस्ट्रियल ग्लिसरॉल सप्लाई करने वाली एजेंसी है, वो तो कई फार्मा कंपनी को देती होगी, और उसी ढंग से पहले भी हुआ था। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये बैच की जो दवाई है कौन से कंपनी की है, अलग अलग कंपनी में कहाँ कहाँ ग्लिसरॉल है, वो ग्लिसरॉल उन्होंने कहाँ से आउटसोर्स किया है। ये इन्वेस्टिगेशन चलते चलते आज जो भी लोग कफ सिरप ले रहे हैं, उन्हें भी अपील करना चाहिए कि आपके घर में पड़ा तो भी मत लीजिए, दुकान से मत खरीदिए, डॉक्टर प्रिस्क्राइब मत कीजिए, और इसका पूरा सेल रोक जाना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे यहाँ पे जो जानलेवा चीजों के साथ डील करने वाले लोग हैं, उनका कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं होता है, वो सिर्फ एक बिजनेस होता है। तो आप कोई दुकान का लाइसेंस देते हैं, आप ऑनलाइन देखते हैं कि उसको डिफार्म या बीफार्म है कि नहीं, वो किसी का 5,000 रुपये महीने से सर्टिफिकेट लाके यूज करता है, कोई डिफार्म चला रहा है। लेकिन कई दुकानों में न कोई डिफार्म है, न कोई बीफार्म है, न कोई सिस्टम है। तो ये जो खाली बिजनेस बोल के देखने की चीज है, तो बंद करना चाहिए। ड्यू डिलिजेंस कीजिए, उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए है क्या, कोई उसको ह्यूमन इंटरेस्ट है, वो देखिए। अब क्या हो रहा है कि हमारा मेडिकल प्रोफेशन भी पूरा कमर्शियलाइज हो रहा है, सीटें बिक रही है, 1-1 करोड़ में जो कोई जाके अगर सीट खरीदेगा, MBBS बनेगा, वो ऐसे ही करेगा। तो हमें ये बेसिक चीज में भी आमूलाग्र परिवर्तन लाने की जरूरत है। बिल्कुल। अभिषेक, देखिए, उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के द्वारा ये सख्त वो हिदायत दे दी गई है कि अब इसकी बिक्री पर प्रतिबंध पूरी तरह से है। लेकिन जो पहले से परचेज कर लिए गए, जैसा कि अभी सर ने भी जिक्र किया कि जो लोग परचेज कर लिए वो लोग भी इस सिरप का प्रयोग ना करें। कई सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ये दवाइयां परचेज की गई होंगी, उनमें जागरूकता अगर नहीं है, उन तक ये जानकारी नहीं पहुंची है, तो इस स्तर पर क्या कोई अभियान अभी सरकार के द्वारा चलाने की कोशिश या चलाने की पहल की जा रही है कि उन लोगों तक जागरूक उन्हें किया जाए कि अगर इस तरह के कफ सिरप आपने परचेज की हो तो उसका सेवन ना करें? देखिए, मेडिकल और ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से ये जिम्मेदारी बनती है कि जब भी कोई भी दवाई इस तरह बैन की जाती है, किसी में इस तरह की परेशानियां आती हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं और उसे प्रतिबंधित किया जाता है, यानी बैन किया जाता है, तो ऐसे में ड्रग डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट मिलकर इसके प्रचार प्रसार का काम करता है, जो मद्य निषेध डिपार्टमेंट भी करता रहा है। ऐसे में इन सभी डिपार्टमेंट्स की मदद लेकर बल्क मैसेजेस चलाए जाते हैं, कई बार सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है और मीडिया पर भी ये बातें कही जाती हैं ताकि इसका लंबा प्रचार प्रसार हो पाए। लेकिन बड़े पैमाने पर सर्व समाज में इस बात को पहुंचाने के लिए हर एक माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ये बात ठीक है कि ग्रामीण इलाकों में उतनी जल्दी ये खबरें नहीं पहुंच पाती कई बार, तो वहां पर भी अगर कोई भी इस बात को बताए या जानकारी दे कि कहीं पर किसी दुकान में ये बेचा जा रहा है या कोई खरीद रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी जो इसे बेच रहा होगा। साथ ही साथ पूरे बैच को और पूरे लॉट को जहां से भी खरीदा बेचा गया है वहां पर इसे वापस लाने की कवायद भी शुरू हो जाती है। यानी जो भी बड़े मेडिकल सप्लायर्स हैं वो अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस बात को ताकीद करते हैं कि उन्होंने जो भी माल आगे बेचा है, यानी जितना भी मटेरियल आगे गया है, उसे वापस, उस पूरे बैच को वापस लाया जाए। इसके ऊपर सीधे बड़े पैमाने पर लखनऊ हो या फिर पूरे प्रदेश भर में जितने भी बड़े मेडिकल सप्लायर्स डिपो हैं, वहां पर सीधे तौर पर जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस बात को सुनिश्चित करते हैं और उसकी पूरी शीट्स चेक की जाती है कि ऑर्डर शीट कहां तक पहुंची और उसे वापस किस तरह लगाया जा रहा है। तो ये इस तरह की कवायदें हैं जो प्रशासनिक तौर पर की जाती हैं। लेकिन हाँ,
हर एक किसी की जिम्मेदारी है, जो भी इस खबर को देख रहा है, जान रहा है, या इंडिया न्यूज़ के माध्यम से भी हमारे जो दर्शक इसे देख रहे हैं, अगर उन्हें कहीं भी कोई खरीदता या बेचता दिखे इसे, तो उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो इस बात की शिकायत कर सकते हैं, ताकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो और कोई इस तरह की हिमाकत ना कर सके जो चीज़ें बैन है उसे बेचने की। जी बिल्कुल सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि ये सिर्फ इससे पहले भी लोगों ने यूज किया, लेकिन ऐसे अचानक से इन दवाइयों के सेवन से बच्चों की जो मौत का आंकड़ा सामने आने लगा है, इसकी क्या वजह मानी जाए? देखिए, जब कोई व्यक्ति पैसा कमाता है, उसके बाद ये सोचता है कि मैं और ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊं, उसके अंदर मैं क्या डालूं ताकि वो मेरा प्रोडक्शन सस्ते में हो जाए, पैसा ज़्यादा कम हो। और खास करके जब ये रेड कॉन्ट्रैक्ट में देना है तो काफ़ी कम दाम में देना है, तो वो ऐसे सब कुछ गोलमाल करके सप्लाई करना है। तो हमें ये जो ड्यू डिलिजेंस है, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये इस किससे 2-2.5 साल से चल रहे हैं। कभी मौतें गाम्बिया में हुई, कभी कहीं हुई। हम देशभक्त के नाते इंडिया को डिफेंड करते रहे कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है। इसके अंदर अलग अलग जगह सप्लाई चेन है, जहाँ से रॉ मटेरियल आया वहाँ चेक करो, जहाँ पे रीपैकिंग हो रहा है वहाँ चेक करो, जहाँ से सप्लाई हो रहा है वहाँ चेक करो, जहाँ पे आया वहाँ चेक करो। ऐसे चार चार हम इस समय लड़ते रहे, लेकिन अब जब इंडिया में हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है, हमारे बच्चों की जान जा रही है, तब लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिक फेलियर चलते जा रहा है। और हर लेसन से, हर एक्सपीरियंस से हम कुछ सीख नहीं रहे हैं। हम वही हिस्ट्री में जाएंगे कि ऐसा पहले हुआ, उसका पहले ऐसा हुआ और ऐसा होने वाला है। तो ऐसा होने वाला है, इसको तो रोकना चाहिए हमें। तो हमें, और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन मिलना ये भी गलत है। हर चीज पे प्रिस्क्रिप्शन देना, कफ सिरप देना, आईवी लगाना, ये लगाना, वो भी गलत है। तो हर जगह की चर्चा होकर इसमें से अच्छा निष्कर्ष निकलना चाहिए। तो जिसकी यहाँ मौत हुई, बहुत शर्मनाक दर्दनाक मौत है, लेकिन उसके आगे आगे की मौत तो ना हो। अगर एक स्टेट में आप रोक दिया होता तो राजस्थान में नहीं होती। अब राजस्थान और एमपी में रोक दिया, बाकी जगह नहीं होना चाहिए। इसलिए पूरा देश की, इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, कोई पार्टी नहीं चाहिए। ये पूरा टेक्निकल इशू है, मेडिकल इशू है, पब्लिक हेल्थ का इशू है। एक ऑर्डर निकले कि भाई ये फिलहाल हमको कफ सिरप में गड़बड़ लग रही है, हम बाद में छानबीन करके बताएंगे क्या हुआ, लेकिन अभी फिलहाल मत सेवन कीजिए। पूरे भारत देश में है। बिल्कुल, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर एक्शन के साथ साथ इस पर सख्ती बरतनी होगी, ताकि ऐसे कफ सिरप पर रोक लगे। लेकिन ईश्वर गिलाड़ा जी, आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि अभी जो रिपोर्ट सामने आई है कि जो बच्चे इनका सेवन किए हैं इन दवाइयों का, उनकी किडनी पर इफेक्ट हुआ है। इससे अगर इस कफ सिरप का प्रयोग होता है तो और क्या क्या चीजें इफेक्टिव हो सकती हैं जिसकी वजह से बच्चों की मौत हो सकती है? देखिए, दोनों डीईजी, डाइथिलीन ग्लाइकॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल, ये दोनों का असर किडनी पे होता है। इसमें से एक दवा का असर किडनी, लिवर और ब्रेन में होता है। दूसरे दवा का असर किडनी, लिवर, लंग्स और पैंक्रियाज में होता है। तो अगर बच्चों का पोस्टमार्टम हुआ होता कहीं कहीं, तो वो किडनी का कलर चेंज हुआ दिखता है। तो आपको कई चीजें हम लोगों ने जिंदगी में जो सीखा है, एमबीबीएस, हमने पहले डेड बॉडी पे सीखा है। डेड बॉडी से काफी कुछ सीखते हैं। तो जब तक ऑटोप्सी नहीं हुई, तो अंदर आप खाली सस्पेक्ट करेंगे किडनी फेलियर से बच्चा मर गया है, लेकिन आपके पास उसके पैमाना क्या है? तो पैमाने दो होते हैं कि जब बच्चा जिंदा है तब के टेस्ट में क्या बताया गया, मरने के बाद में उसके ऑर्गन में क्या क्या हुआ, और उसके केमिकल एनालिसिस में क्या मिला। और आपको जो इंग्रेडिएंट केमिकल एनालिसिस में मिल रहा है ऑर्गन के, और वही चीज आपको अगर ये कफ सिरप में मिल रहा है, तो आपके पास दूध का दूध, पानी का पानी है। तो ये एक फॉरेंसिक, इसके अंदर फॉरेंसिक जांच है, पुलिस है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सीडीएससीओ एजेंसी है, कि 4-5 एजेंसी का काम है। और ये अगर अच्छे से तालमेल करके काम करे तो नतीजा बराबर निकलेगा कि क्या हुआ था, आगे कैसे हमें रोकना है, और उसके बाद में एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आना चाहिए जो सब जगह फॉलो हो। बिल्कुल, तो ऐसे कफ सिरप पर पूरी तरह से प्रतिबंध और रोक लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से लगातार जो बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक है। तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए ईश्वर गिलाड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि इस कफ सिरप को लेकर उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से इसकी खरीद पर बैन लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अगले आदेश तक उत्तर प्रदेश में इस तरह के कफ सिरप पर रोक लगाई गई है, यानी कि ये कफ सिरप अब ना तो किसी मेडिकल स्टोर पर बिकेगा और ना ही कोई इसे खरीद सकेगा। चलिए, इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।